गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंटेंसी की और हमारा चैप्टर होगा इशू ऑफ शेयर्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जब शेयर्स इशू किए जाते हैं प्रीमियम पर तो एट दैट टाइम हम उस केस में किस तरह से जर्नल एंट्री मेड करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इक्विटी शेयर भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में और प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए गए हैं और क्वेश्चंस में कहा गया है कि इक्विटी शेयर प्रीमियम पर इशू किए गए हैं और प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पार पर इशू किए गए हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में इक्विटी शेयर प्रीमियम पर इशू किए गए हैं और प्रेफरेंस शेयर्स पार पर इशू किए गए हैं। और एट दैट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमें कंबाइंड एंट्री बनानी है। क्या बनानी है? कंबाइंड जर्नल एंट्री बनानी है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किरण टेक्सटाइल लिमिटेड ने इशू किए 50,000 इक्विटी शेयर्स। कितने इक्विटी शेयर? 50,000 इक्विटी शेयर्स। 10 रुपीज का इक्विटी एक शेयर है, एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज है और 4 रुपीज के प्रीमियम पर इशू किए हैं। 4 रुपीज के प्रीमियम पर इशू किए हैं। तो कितने इक्विटी शेयर इशू किए हैं? 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं। 10 रुपीज का शेयर है और 4 रुपीज के प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? कितने प्रीमियम पर इशू किए गए हैं? 4 रुपीज के प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। और साथ में कहा है कि 2006% प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू किए गए हैं? 2000 और 100 रुपीज का है और 100 रुपीज में इशू किए गए हैं। प्राइस दे रखा है एप्लीकेशन का। अब मैं पहले आपसे बात करूंगा इक्विटी शेयर्स की। मैंने टेबल बनाई इक्विटी शेयर की, ठीक है। मैंने इस टेबल में आपको 6 कॉलम कहे थे, लेकिन यहाँ पे ओनली 3 कॉलम्स का ही लिखे हैं, तो हम यहाँ पर केवल 3 कॉलम्स लेंगे। इक्विटी है तो फर्स्ट कॉलम हमने बनाया इक्विटी शेयर, सेकंड कॉलम बनाया इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू और थर्ड कॉलम बनाया हमने रिसीव। क्लियर है बात? ये कहा गया है कि इक्विटी शेयर 10 रुपीज का है और 4 रुपीज का प्रीमियम है। ये जो 4 है ये क्या है? 4 रुपीज प्रीमियम के हैं। 14 रुपीज हो गए। कितने रुपीज हो गए? 14। एप्लीकेशन पर क्वेश्चन में कहा है कि एप्लीकेशन पर 3.50 इन्होंने इक्विटी का अलग प्राइस दिया है, प्रेफरेंस का अलग प्राइस दिया है। एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन का प्राइस 3.50 है। चलिए मैं आपको यहां से बताता हूं। तो इक्विटी शेयर का कॉलम बना के 10 प्लस 4 14 रुपीज के हो गए। 14 रुपीज के हो गए। एप्लीकेशन पर 3.50 बताए हैं, 3 रुपए 50 पैसे बताए हैं। अलॉटमेंट पर 6 रुपीज 50 पैसा है और इस 6.5 में ये कहा गया है कि प्रीमियम भी इंक्लूड्स है। क्या इंक्लूड्स है? प्रीमियम भी इंक्लूड्स है। तो हमने अलॉटमेंट लिख लिया 6.5। इस 6.5 में ये प्रीमियम भी है 4 रुपीज का। तो हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था प्रीमियम बाद में रखते हैं, अलॉटमेंट का प्राइस पहले रखते हैं। 4 रुपीज प्रीमियम के हो गए। 6.5 से 4 माइनस कर दीजिए, 2.5 अलॉटमेंट के आ गए। तो 2.5 तो अलॉटमेंट के हैं और 4 रुपीज प्रीमियम के हैं। टोटल आ गया 6.5। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज बताए गए हैं और फाइनल कॉल पर भी 2 रुपीज बताए गए हैं। क्लियर है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं 50,000 की 50,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं और इतने ही कंपनी ने पूरे 50,000 पब्लिक को अलॉट कर दिए हैं और फुल्ली अमाउंट रिसीव हो गई है। ये बात बताइए। तो कंपनी ने कितने इक्विटी शेयर इशू किए हैं? 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। पूरे के पूरे 50,000 इक्विटी शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए और पूरे के पूरे 50,000 शेयर कंपनी ने अलॉट कर दिए। तो यहाँ पर 50,000 लिख लेते हैं। 50,000 की 3.50 में मल्टीप्लाई करेंगे 1,75,000 आ जाएगी। 50,000 की पहले 2.5 में मल्टीप्लाई की, जब 50,000 की 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 1,25,000 आ जाएगा। फिर 50,000 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2,00,000 आ जाएगा और टोटल अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम का प्राइस 3,25,000 आ जाएगा। इसके बाद 50,000 की 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1,00,000 रुपीज आ जाएंगे फर्स्ट कॉल के। इसके बाद 50,000 की फाइनल कॉल 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 1,00,000 रुपीज फाइनल कॉल। क्योंकि फुल अमाउंट रिसीव हो गई है तो यहाँ पर कोई टेबल में कॉल सी नहीं है, कॉल सी एडवांस नहीं है और एडवांस नहीं है।
इन तीनों वर्ष का मीनिंग मैं प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूं। तो एज इट इज रिसीव में हमने अमाउंट लिखी 1,75,000, इनका टोटल 3,25,000, 1 लाख और 1 लाख। ये तो हमारी इक्विटी शेयर की केस है। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर के केस में। प्रेफरेंस शेयर के केस में भी वही हमने 3 कॉलम बना दिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि 6% प्रेफरेंस शेयर है, तो आपने फर्स्ट कॉलम बनाया 6% प्रेफरेंस शेयर, सेकंड कॉलम लिया 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू और थर्ड कॉलम लिया रिसीव। प्रेफरेंस शेयर के केस में कहा है कि कंपनी ने 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। ये शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए और कंपनी ने होल शेयर एलोकेट कर दिए। तो 2000 शेयर कंपनी ने क्या कर दिए, एलोट कर दिए। तो यहाँ पर 2000 शेयर ही आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉलम पे 6% प्रेफरेंस शेयर। एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज है। कितना बताया गया है? वन शेयर का प्राइस 100 रुपीज। और यहाँ पर बुक में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन के 30 रुपीज हैं, एलोटमेंट के 20 हैं, फर्स्ट कॉल के 25 और फाइनल कॉल के 25 हैं। तो हमने लिख लिया एप्लीकेशन पर 30 रुपीज है, एलोटमेंट पर 20 है, फर्स्ट कॉल पर 25 और फाइनल कॉल पर 25 रुपीज है। इतनी बात क्लियर हो गई। इक्विटी शेयर तो प्रीमियम पर थी 4 रुपीज की, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में कोई प्रीमियम नहीं है, पार पर इशू किए हैं। तो 100 रुपीज को इस तरह से डिवाइड किया जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2000 की 30 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60,000 आ गया। 2000 की 20 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40,000 आ गया। 2000 की 25 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50,000 आ गया। 2000 की 25 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50,000। एज इट इज रिसीव में लिख लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना पॉलिसी नेटेड है, ना पॉलिसी एडवांस है और ना ओवर सब्सक्रिप्शन है, नहीं एडवांस है। तो रिसीव हमने लिख लिया। इतनी बात आपके क्लियर होगी। उम्मीद करता हूं आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स की ये टेबल क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। अब इन जर्नल एंट्री के बेस अब आपको इन टेबल के बेस पर आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करनी है। इतनी बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ऑल द शेयर फुल्ली सब्सक्राइब, होल्डर कैन पेड अप, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक। अब पहले मुझे ध्यान से सुनिएगा कैश बुक का कंसेप्ट। अब तक जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो सेंड की थी, उसमें हमसे बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा गया था। बैंक अकाउंट बिल्कुल सेम लेजर की तरह होता है, ठीक है। जहां क्वेश्चन में बैंक अकाउंट कहे वहां पूरी आपको ऑल जर्नल एंट्री मेंटेन करनी है। रिसीव की भी जर्नल एंट्री करनी है और ड्यू की भी जर्नल एंट्री करनी है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, जहां क्वेश्चन में आपसे बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहे, उस क्वेश्चन में आपको रिसीव की भी जर्नल एंट्री करनी है और ड्यू की भी जर्नल एंट्री करनी है। और रिसीव की एंट्री के बेस पर आपको बैंक अकाउंट मेंटेन करना है। लेकिन यदि क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए कहा जाए, क्या बनाने के लिए कहा जाए, कैश बुक बनाने के लिए कहा जाए, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जितनी भी रिसीव की जर्नल एंट्री बनेगी, चाहे वो एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री हो, अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री हो, फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री हो या फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री हो, वो कोई सी भी रिसीव एंट्री हो, ठीक है ना, उसे हम कैश बुक में ट्रांसफर करेंगे, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। अगर क्वेश्चन में कैश बुक मेंटेन करने के लिए कहा जाए, कैश बुक बनाने के लिए कहा जाए, तो उस क्वेश्चन में जितनी भी रिसीव की एंट्री हो, चाहे एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री हो, चाहे अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री हो, फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री हो या फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री हो, उनकी कोई क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, वो सीधे कैश बुक में ट्रांसफर होंगी रिसीव वाली एंट्री। और उसके बाद जो ड्यू की एंट्री बनती है, जो बचेंगी ड्यू की एंट्री, उनकी हम जर्नल एंट्री मेंटेन करेंगे। उनकी हम क्या मेंटेन करेंगे, जर्नल एंट्री मेंटेन करेंगे। एक बार और रिपीट करता हूं, यदि क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए कही जाए, तो जब क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए कही जाएगी, तो जितनी भी रिसीव की एंट्री हो, चाहे वो एप्लीकेशन की हो, अलॉटमेंट की हो, फर्स्ट कॉल की हो या फाइनल कॉल की हो, तो एट दैट टाइम उनकी क्या करेंगे हम, उनकी जितनी भी जर्नल एंट्री है रिसीव की, वो क्वेश्चन में हम नहीं बनाएंगे, उनको हम सीधा कैश बुक में ट्रांसफर करेंगे। और जितनी भी ड्यू की एंट्री होंगी, ड्यू की हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर है कैश बुक का। अब हम स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो टेबल हैं, इक्विटी शेयर की टेबल और प्रेफरेंस शेयर की टेबल है, तो यहाँ पर जो भी जनरल एंट्री होंगी वो सब इकट्ठी होंगी, दोनों की अलग अलग होंगी। ठीक है जी। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं, इक्विटी शेयर। मुझे आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर भी इक्विटी की भी एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी और प्रेफरेंस की भी एंट्री बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब मैं सबसे पहले दोनों के केस में रिसीव की एंट्री बनाऊंगा। रिसीव की एंट्री कहां जाएगी? कैश बुक में। देखिए मुझे सुनिए मैं कैसे एंट्री बना रहा हूं। रिसीव में मैंने कहा था कंपनी के पास पैसा आता है तो कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट करेगी, तो रिसीव की एंट्री हमेशा बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि कंपनी के पास जो पैसा आएगा शेयर्स को बेच के कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा होता है। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अगर वैसे पहले मैं जनरल एंट्री बता रहा हूं कि अगर एप्लीकेशन की रिसीव की जनरल एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी। मैंने बताया था आपको, बैंक को डेबिट कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि यहां पर दो टेबल हैं तो दोनों टेबल की इकट्ठी एंट्री बनेगी टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने रिसीव की एंट्री में आपको बताया था रिसीव में हमेशा बैंक डेबिट होता है, और जो टू करेंगे पहले कॉलम में यहां पर टू एज्यूम कर लें, पहले कॉलम में फर्स्ट कॉलम में क्या एज्यूम कर लें? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और क्योंकि यहां पर प्रेफरेंस भी है तो 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये रिसीव की एंट्री है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों टेबल में पहले कॉलम में 2 एज्यूम कर लें, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्योंकि रिसीव वाली एंट्री कहां जाएगी? कैश बुक में जाएगी। सुनते रहिए, किसको डेबिट किया था जनरल एंट्री में? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट किया था, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में। ये मेरी डेबिट साइड है और ये मेरी क्रेडिट साइड है। पूरी बात क्लियर हो गई? ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है। मैंने एंट्री में करा रिसीव में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को क्या किया मैंने? डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखूंगा, इधर लिखूंगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये लिखा है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट किया है तो डेबिट में लिखेंगे, जो दूसरी तरफ आते हैं टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि रिसीव की एंट्री ये रही अमाउंट 1,75,000। अब टू, क्योंकि दो टेबल हैं, टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये रही रिसीव की अमाउंट 60,000। उम्मीद करता हूं आपको ये रिसीव की जनरल एंट्री क्लियर हुई होगी। एक बार और सुन लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन की रिसीव की बनती है, दो टेबल हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लिखते हैं यहां पर डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,75,000, टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, रिसीव में होगा 60,000। ये लिख दिया। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब रिसीव की एंट्री तो चली गई कैश बुक में, अब ड्यू की एंट्री भी तो बनती है एप्लीकेशन की। ठीक है, मैंने ड्यू की एंट्री में बता रखा है फर्स्ट कॉलम डेबिट और सेकंड कॉलम क्रेडिट। फर्स्ट कॉलम डेबिट, सेकंड कॉलम डेबिट, फर्स्ट कॉलम डेबिट, सेकंड कॉलम क्रेडिट, दो टेबल है, दोनों को ध्यान रखना है, कंबाइंड एंट्री बनेगी। सुनिए, फर्स्ट कॉलम डेबिट, ड्यू की एंट्री बन रही है एप्लीकेशन की ड्यू एंट्री, फर्स्ट कॉलम डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये लिखा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्लियर है? ठीक, दूसरी टेबल पर आता हूं। पहला कॉलम डेबिट 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये रहा 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पहला कॉलम दोनों टेबल का डेबिट कर लिया। दूसरे कॉलम पर आया, दूसरा कॉलम क्रेडिट होता है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिखा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरे कॉलम में दूसरी टेबल के सेकंड कॉलम में टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये लिखा है टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोबारा से रिपीट करता हूं, एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री बन रही है। जब हम एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री बनाएंगे, ड्यू में मैंने फर्स्ट कॉलम डेबिट बता रखा है, सेकंड कॉलम क्रेडिट बता रखा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेकंड कॉलम क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर है?
ड्यू की एंट्री बनी है, इसलिए ड्यू में से अमाउंट देख लीजिए। ये ड्यू के अमाउंट इक्विटी के केस में 1,75,000 ठीक है, यहाँ पर 1,75,000। प्रेफरेंस के केस में ड्यू में अमाउंट 60,000। क्लियर? ऐसे यहाँ पर क्रेडिट में भी लिख दिया 1,75,000 60,000। ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री क्लियर हुई। अब हमारा नंबर आता है अलॉटमेंट पर। मैंने बताया था एप्लीकेशन के पहले रिसीव की एंट्री बनती है, फिर ड्यू की एंट्री बनती है, बट अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल में पहले ड्यू की जनरल एंट्री बनेगी, फिर रिसीव की। तो अलॉटमेंट के केस में पहले ड्यू की जनरल एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी ड्यू की। और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में प्रीमियम है 4 रुपीस का। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, कहां दिखाई दे रही है कैलकुलेशन आपको प्रीमियम की? ड्यू के कॉलम में। तो जब जनरल एंट्री बनाएंगे प्रीमियम की एंट्री ड्यू एंट्री में होगी। तो प्रीमियम की एंट्री की कैलकुलेशन आपको इस टेबल में कहां दिखाई दे रही है? ये ड्यू के कॉलम में दिखाई दे रही है। तो जब हम प्रीमियम की जनरल एंट्री बनाएंगे, प्रीमियम की जनरल एंट्री कहां पर बनेगी? प्रीमियम की जनरल एंट्री ड्यू के कॉलम में बनेगी। और ये प्लस है, इस टेबल में जो प्लस आएगा उसे क्रेडिट करना है, और इस टेबल में जो माइनस आएगा उसे डेबिट कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री कैसे बनती है। दो टेबल हैं, इधर कोई अलॉटमेंट पर प्रीमियम नहीं है, आप बात करते हैं। देखिए कैसे बनेगी। ड्यू के केस में फर्स्ट कॉलम डेबिट, सेकंड कॉलम क्रेडिट। फर्स्ट कॉलम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर आ रहे हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये रहा अलॉटमेंट ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। दूसरी टेबल पर जाइए, दूसरी टेबल का फर्स्ट कॉलम 6%, फर्स्ट कॉलम को डेबिट करेंगे, 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये रहा 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इतनी बात क्लियर हो गई? यहां तक क्लियर है? ठीक। दूसरे कॉलम को क्रेडिट करते हैं ड्यू की एंट्री में। ड्यू की एंट्री में फर्स्ट कॉलम डेबिट होता है, सेकंड कॉलम क्रेडिट होता है। तो फर्स्ट कॉलम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये रही 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये रही। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे कॉलम पर आते हैं, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम पर आएंगे तो सेकंड कॉलम में हम जाएंगे इक्विटी शेयर, सेकंड कॉलम है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो जब हम सेकंड कॉलम में जाएंगे, सेकंड कॉलम में आप देखिएगा यहां पर प्रीमियम भी है। तो पहले हम क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड कॉलम को क्रेडिट करते हैं भैया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, ये प्लस है, प्रीमियम है, तो इसे प्रीमियम को क्या कर दूं मैं? क्रेडिट। इसी ड्यू की एंट्री में, क्योंकि ड्यू के कॉलम में कैलकुलेशन हो रही है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शॉर्ट में एसपीआर बोलते हैं, टू एसपीआर। यहां हो गई एंट्री। अब चलते हैं दूसरी टेबल के दूसरे कॉलम पर, टू 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल। ये इक्वल टू 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल। एक बार और जल्दी से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम डेबिट, सेकंड कॉलम क्रेडिट। फर्स्ट कॉलम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्कुल 6% प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्लियर। दूसरा कॉलम क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन यहां पर प्रीमियम है और प्लस हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे टू एसपीआर, और सेकंड कॉलम में टू 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल। क्लियर हो गई? ये ड्यू की जनरल एंट्री। अब अमाउंट देख लीजिए, अमाउंट कैसे फिल करेंगे। जो इस ड्यू का कॉलम ये ड्यू की एंट्री है, जो ये टोटल है ये लिखिए, टोटल लिख दिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 3,25,000। ये जो टोटल है ये लिखना है 3,25,000। इतनी बात क्लियर हो गई? दूसरे कॉलम में ड्यू का टोटल 40,000 फिल कर दिया। ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू 1,25,000। जो ये प्रीमियम है ये एसपीआर में आएगा, तो 1,25,000 को आप इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने लिखेंगे? 1,25,000। 2 लाख का प्रीमियम है, एसपीआर के सामने लिख दीजिए। क्लियर है? और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ये रहा ड्यू का टोटल 40,000। उम्मीद करता हूं आपके ये जनरल एंट्री क्लियर हुई होगी। तो अब तक हमने क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जनरल एंट्री देखी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जनरल एंट्री किस तरह से मेंटेन होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की जनरल एंट्री मिलेगी। ठीक है ना? इसे मैं यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं। ठीक है, तो जब हम अब किस पर आए हैं? फर्स्ट और फाइनल कॉल पर। जब हम फर्स्ट और फाइनल कॉल पर आए हैं तो उस समय क्या एंट्री बनेगी? यहां से जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, यहां पर एप्लीकेशन की जगह पे फर्स्ट कॉल आ जाएगा। अब हमने एप्लीकेशन की जनरल एंट्री बना ली, अलॉटमेंट की ड्यू की जनरल एंट्री बन गई है।
अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री देखते हैं। जब अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री होगी वो कैश बुक में ट्रांसफर होगी। जब हम कैश बुक में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक को क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिया है। जब बैंक को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखा है यहाँ, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितनी रिसीव की अमाउंट है 3,25,000 और टू 6% प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अकाउंट, टू 6% प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। कितनी अमाउंट फिल करेंगे, जो रिसीव में है, रिसीव में है 40,000। तो इस तरह से हमने अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री कहां ट्रांसफर कर दी, कैश बुक में। दोबारा से रिपीट करता हूं, जब कैश बुक कहेंगे तो रिसीव की जनरल एंट्री नहीं बनेगी, बल्कि रिसीव की एंट्री को कहां ट्रांसफर करेंगे, कैश बुक में ट्रांसफर करेंगे। कैश रिसीव की एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 6% प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अकाउंट, तो रिसीव की अमाउंट क्लियर है। इसके बाद हमारा नंबर आता है फर्स्ट कॉल की एंट्री में। फर्स्ट कॉल की एंट्री में हमने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट कॉल की एंट्री में सबसे पहले किसकी जनरल एंट्री बनेगी, सबसे पहले ड्यू की जनरल एंट्री बनेगी, ठीक है ना। तो जब हम ड्यू की केस फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री बनाएंगे तो पहला कॉलम डेबिट करते हैं, दूसरा कॉलम क्रेडिट करते हैं। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट लिखा है क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब दूसरी कैटेगरी का पहला कॉलम डेबिट, 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। टू दूसरा कॉलम क्रेडिट करते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लिया हमने, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। दूसरी कैटेगरी में टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ड्यू के कॉलम पर जाइए, ड्यू के कॉलम में अमाउंट है 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस फिल कर दी हमने यहाँ पर, 1 लाख रुपीस फिल कर दी, यहाँ पर कितनी है 50,000, फिर 1 लाख और 50,000 क्लियर है। तो ये फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री होगी। उम्मीद करते हैं फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री आपकी क्लियर हुई होगी। अब रिसीव की बात करते हैं, फर्स्ट कॉल की रिसीव। रिसीव के केस में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। तो बैंक को क्या किया आपने, डेबिट किया है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये लिख दिया है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल लिख दिया है क्या आपने, ये लिखा है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। इतनी बात समझ में आ गई। ये रही ड्यू की अमाउंट, कितनी अमाउंट है, रिसीव की एंट्री बन रही है, ये रिसीव की अमाउंट 1 लाख रुपीस और ये 50,000, तो हमने लिख दिया 1 लाख और 50,000 क्लियर है। दोबारा रिपीट करता हूं, फर्स्ट कॉल की मैं रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट कर दिया तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये लिख लिया। कितनी अमाउंट रिसीव की 1 लाख, टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, कितनी अमाउंट रिसीव की 50,000। ये बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं फाइनल कॉल की। फिर फाइनल कॉल के केस में पहले ड्यू की एंट्री बनेगी, ड्यू के केस में पहला कॉलम डेबिट करते हैं, दूसरा कॉलम क्रेडिट करते हैं। पहला कॉलम इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये बन रही है क्या, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इतनी बात समझ में आ गई, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्लियर है क्या, ठीक है। अमाउंट ये ड्यू की अमाउंट 1 लाख और इसके 1 लाख 50,000, 1 लाख और 50,000। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब रिसीव की जो जनरल एंट्री बनेगी, रिसीव की कहां पर बनाएंगे, कैश बुक में। रिसीव की जनरल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट किया, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये लिखा है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये अमाउंट रिसीव की बन रहा है टू 6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, ये लिखा है कि 6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, कितनी अमाउंट है 50,000, 50,000। उम्मीद करता हूं ये जनरल एंट्री आपकी क्लियर हुई होगी, जिसमें हमने पहले एप्लीकेशन की एंट्री बनाई, फिर अलॉटमेंट की एंट्री बनाई, अलॉटमेंट की एंट्री के बाद फिर हमने क्या किया, अलॉटमेंट की एंट्री के बाद फिर हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाई, फाइनल कॉल की एंट्री बनाई। एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, हम देखते हैं यहाँ पर कैश बुक, कैश बुक हमारी सारी बन गई। कैश बुक का डेबिट साइड का टोटल 9 लाख रुपीज आ रहा है, कितना टोटल आ रहा है 9 लाख रुपीज।
क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड में बस बैलेंस शीट लिख दीजिए 9 लाख, तो 9 लाख सम हो गया, यहाँ पर बैलेंस बच गया 9 लाख रुपीस। तो अब आपको एक बात समझनी होगी, अगर किसी क्वेश्चन में कैश बुक कहते हैं तो जो रिसीव वाली एंट्री होंगी, रिसीव वाली जितनी भी एंट्री होंगी उनकी एंट्री नहीं बनेगी, बल्कि रिसीव वाली एंट्री को हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, हम कैश बुक में ट्रांसफर करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर कंबाइंड एंट्री बनाना आपने सीखा था, किस तरह से कंबाइंड एंट्री बनती है। फिर इस प्रीमियम के रोल में डिस्कस करूंगा। प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, क्योंकि कंपनी ने 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपीज ज्यादा में अपना शेयर इश्यू किया है, तो 4 रुपीज कंपनी के लिए फायदा है। मैंने पहले भी बताया कि ये कैलकुलेशन आपको प्रीमियम की कैलकुलेशन कहां पर शो हो रही है, ड्यू के कॉलम में। तो ड्यू के कॉलम में हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीमियम है उस प्रीमियम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और इसके बिल में जो प्लस आता है उसे जनरल एंट्री में क्रेडिट कर दीजिए, जो माइनस आता है डेबिट कर दीजिए। और ये कैलकुलेशन ड्यू के कॉलम में तो हमेशा प्रीमियम की जनरल एंट्री ड्यू की एंट्री में होगी। और आप इस क्वेश्चन से कैश बुक का कांसेप्ट भी समझे होंगे कि कैश बुक में जितनी भी रिसीव की एंट्री होती है वो नहीं बनेगी, सारी रिसीव की एंट्री कैश बुक में ट्रांसफर होगी। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अगर किसी क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है तो बैंक अकाउंट बनाने के केस में कैश रिसीव की भी एंट्री बनेगी, ड्यू की भी एंट्री बनेगी, फिर बैंक अकाउंट बनेगा। लेकिन कैश बुक के केस में इस तरह से रिसीव की एंट्री यहाँ ट्रांसफर होगी और ड्यू की एंट्री बनेगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।